हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं जनवरी मंथ के नीट के टेस्ट का सॉल्यूशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है कि इन केमिकल इक्विलिब्रियम A plus B gives C plus D when 1 mole each of the two reactant are mixed 0.6 mole of each the product are formed in equilibrium और हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि A plus B का ए और बी का रिएक्शन के स्टार्टिंग में एक एक मोल ले रखा है। ओके, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जा रही है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा रही है, तब सी का 0.6 मोल बन रहा है और डी का भी 0.6 मोल बन रहा है। तो यहाँ से ये कंडीशन तय हुई कि ए में से 0.6 मोल कम हुआ और बी में से भी 0.6 मोल कम हुआ। क्योंकि इन सभी का कोएफिशिएंट इक्वल है, इसलिए जितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उतना रिएक्टेंट कम हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ए का कंसंट्रेशन कितना, तो 0.4, बी का कंसंट्रेशन कितना, तो 0.4, सी और डी का कंसंट्रेशन 0.6 एंड 0.6। तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाऊं मैं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो सी एंड डी का कंसंट्रेशन अपॉन ए एंड बी का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सी एंड डी का कंसंट्रेशन मुझे मिला है 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड ए का कंसंट्रेशन 0.4 और बी का भी 0.4। तो यहाँ से आंसर बन जाएगा 36/16। तो यहाँ से आंसर मेरा निकल के सामने आएगा 2.24। तो यहाँ से फर्स्ट वन क्वेश्चन का आंसर हमारा बना 25। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। Change in the volume of the system does not alter the number of moles in which of the following equilibrium। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूँ सिस्टम का, तो कौन से सिस्टम में यानी कि कौन से रिएक्शन के अंदर इफेक्ट नहीं होने वाला। तो देखिए, वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर चेंज होने वाला है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, लॉ सेडेलियल के प्रिंसिपल के मुताबिक, लॉ सेडेलियल्स लॉ के मुताबिक कि यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मैं प्रेशर अगर बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन प्रेशर कम करने की तरफ आगे बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ तो उसका प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होने से रिएक्शन में इफेक्ट होने वाला है। लेकिन ऐसे रिएक्शन में इफेक्ट नहीं होगा कि जिसमें मोल अनचेंज हो, यानी कि मोल प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के इक्वल ही हो, यानी कि डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट का मोल 2 और रिएक्टेंट का मोल भी 2, तो यानी कि यहाँ पे डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो ये जो हमारा रिएक्शन है उसमें अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज होने से इस रिएक्शन के अंदर इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा अहमदाबाद। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। दो रिएक्शन दे रखी है और उन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। फर्स्ट वन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और सेकंड का K2 दे रखा है, और हमें पूछा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए, ये दोनों रिएक्शन किस तरीके से है। तो फर्स्ट वन रिएक्शन NO2 प्लस 1/2 O2 गिव्स NO2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। ओके, और सेकंड वन रिएक्शन 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2। ओके, अब इनका मैं क्या लिखूँ अगर फॉर्मूले से, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि NO का कंसंट्रेशन, NO2 का कंसंट्रेशन अपॉन NO का कंसंट्रेशन, ये NO है, NO का कंसंट्रेशन और O2 का कंसंट्रेशन का 1/2। K2 को लिखूंगा मैं तो इस तरीके से हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू NO का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, O2 का कंसंट्रेशन अपॉन NO2 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा कि भाई K1/K2 में कर लूँ, K1/K2 कर दो, तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी
कि NO2 का कंसंट्रेशन। ओके, अगर इस तरीके से फॉर्मूला लगाओ, इससे अच्छा तो मैं एक शॉर्ट फार्मूले से मैं ये आंसर इसका निकाल दूँ। जैसे कि इस रिएक्शन और इस रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस रिएक्शन को उल्टा करने से ये रिएक्शन बन रहा है। तो अगर रिएक्शन को आप उल्टा कर रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 क्या हो जाएगा, 1/K1। ओके, अब सेकंड वन कंडीशन कि अगर फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा तो किया है, उसके साथ साथ उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर हो जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K1 का 2 पावर, यानी कि K1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा दिल्ली। ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दे रखा है, द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड Kc। ओके, Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन है, तो Kp और Kc का फॉर्मूला इस तरीके से मिलता है हमें एक्सप्लेन करने से, Kp इज इक्वल टू Kc RT की डेल्टा एन पावर। डेल्टा एन पावर यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैसियस मोल है उसका डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से आंसर हमारा बन जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, for the relation H2 plus I2 gives 2HI at 721 Kelvin, the value of equilibrium constant Kc is equal to 50 when equilibrium concentration of both is 0.5 molar, the value of the Kp under the same condition will be। okay, और कंडीशन सेम है तो Kc का वैल्यू मुझे दे रखा है और मुझे Kp का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए कि यहाँ पे डेल्टा एन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं इस रिएक्शन के दौरान देखिए प्रोडक्ट के मोल 2 और रिएक्टेंट के भी 2, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर 0। RT की पावर 0 यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc। ओके, अब Kc का वैल्यू कितना दे रखा है, 50, तो Kp भी कितना हो जाएगा, 50। ओके, तो आंसर हमारा यहाँ से बन जाएगा चेन्नई। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2। ओके, और इस रिएक्शन के दौरान मुझे व्हेन द Kp और Kc को कंपेयर करना है 184 सेल्सियस टेम्परेचर पे, कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 में देखा वही बात इसमें लागू पड़ती है। तो यहाँ से देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे कि कंडीशन इस तरीके से है, Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन। ओके, अब देखिए जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो Kp इज इक्वल टू Kc। ओके, अब यहाँ से देखिए R का वैल्यू 0.0831। ओके, और T का वैल्यू मुझे दे रखा है, टेम्परेचर 184 है। 184 को मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूँ तो 184 प्लस 184 प्लस 273। ओके, 184 प्लस 273, तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा 457। ओके, और उसका डेल्टा एन, तो डेल्टा एन यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो प्रोडक्ट के मोल कितने, 3 और रिएक्टेंट के कितने, 2, तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना मिला, 1, तो ये पावर 1 हो जाएगा। ओके, अब कंडीशन इस तरीके से है कि Kp को मैं Kc से कंपेयर करना है। ओके, तो अब देखिए Kc का वैल्यू तो हमें दे रखा है, Kc का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.8 क्रॉस 10⁻⁻⁶। ओके, तो मैं यहाँ से लिखूँ मैं Kp का वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc का वैल्यू कितना, 1.8 क्रॉस 10⁻⁻⁶। ओके, और क्रॉस 0.0831 क्रॉस 457। ओके, इन सभी का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो यहाँ से आंसर मेरा बन रहा है 457 क्रॉस 0.0831 क्रॉस 1.8, तो यहाँ से हमारा आंसर बन रहा है 68.35 क्रॉस 10⁻⁻⁶, यानी कि हमारा Kp का वैल्यू हमें Kc से ज़्यादा मिला। तो यहाँ से आंसर बन जाएगा Kp इज ग्रेटर देन Kc। ओके, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 52 में
फॉर द रिएक्शन CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2, Kp और Kc इक्वल टू, Kp Kc किसके इक्वल हो जाएंगे इस रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कंडीशन वही ऐसी ही है कि मुझे डेल्टा एन फाइन करना है। डेल्टा एन प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल मुझे 1 दे रखा है और रिएक्टेंट के 2 मोल है, तो यहाँ से मेरा आंसर मिलेगा -1। तो यहाँ पे वही मैं फॉर्मूला लगाऊँ Kp Kc वाला, तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -1। ओके, यानी कि अब कंडीशन ऐसी बन जाएगी Kp इज इक्वल टू, ओके मुझे रेशियो किसका निकालना, Kp अपन Kc, तो Kc को मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ, Kp अपन Kc इज 1/RT हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा Kp अपन Kc का रेशियो इज इक्वल टू 1/RT। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 53। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन 2HI प्लस H2I2। ओके, अब अल्फा मुझे दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड HI के इनिशियल मोल मुझे 2 दे रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन में लिखूँ 2HI gives H2 प्लस I2। ओके, T इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसके 2 मोल दे रखे हैं, तो ये 0 होगा और ये 0। जब T इज इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो इसमें से अल्फा जितना कम होगा तो 2 - 2 अल्फा होगा, और इसका अल्फा होगा और इसका भी अल्फा होगा। इन सभी का मैं सम कर दूँ तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि ये कंडीशन बनेगी 2 मोल की। ओके, तो इक्विलिब्रियम के कितने, इक्विलिब्रियम में टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे 2। क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट वन कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है द रिएक्शन कोएफिशिएंट Q फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2Na3 इज गिवन बाय QNA3 स्क्वायर N2H2 क्यूब। द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, इस रिएक्शन को राइट टू लेफ्ट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना है। बैकवर्ड डायरेक्शन में कब आ सकता है, फिर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, कौन सा रिलेशन Q और Kc के बीच में होगा तब जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें मालूम है कि अगर Q कम है और Kc ज़्यादा है तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन अगर Q ज़्यादा हो जाए और Kc कम रहेगा, मतलब Kc का वैल्यू कम है, तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि राइट टू लेफ्ट मुझे ले जाना है, यानी कि बैकवर्ड में लाना है, तो Q ज़्यादा होगा Kc की कंपेयर में। ओके, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दे रखा है, a 20 liter container at 400 Kelvin contains CO2 at pressure 0.4 atm. Okay, and the excess of SRO neglects the volume of solid SRO. The volume of container is now decreased by moving piston, movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attain is maximum value will be। ओके, अब मुझे ये दे रखा है कि भाई मैं मूवेबल पिस्टन से इसका वॉल्यूम में चेंज ला रहा हूँ, तो उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा जब प्रेशर को मैं 0.4 atm पर लाऊँ तब। ओके सॉरी, प्रेशर को मैं इक्विलिब्रियम पे लाऊँ तब क्या होगा। तो देखिए अब ये फॉर्मूला दे रखा है, SrCO3 सॉलिड है, SrCO भी सॉलिड है, CO2 गैस है, तो इसका Kp केवल और केवल डिपेंड किस पर करेगा, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2। ओके, तब देखिए जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो Kp है वही वो फाइनल प्रेशर हो जाएगा। फाइनल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, P फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp के बराबर हो जाएगा, और वो जो भी प्रेशर होगा वो किसका होगा, CO2 का प्रेशर होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मुझे P1 V1 का फॉर्मूला लगा देना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, शुरू में उसका प्रेशर कितना दे रखा है, तो 0.4 atm, वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। ओके, और प्रेशर अब लास्ट में इक्विलिब्रियम के Kp जितना होगा, Kp कितना है 1.6। ओके, और वॉल्यूम कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो V2 का वैल्यू निकल के सामने आ रहा है 5 लीटर बनेगा। ओके, तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ से 5 लीटर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर केवल और केवल CO2 की वजह से है, क्योंकि CO2 ही गैस की स्टेट में है, बाकी दो सॉलिड है,
यानी कि Kp का मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो Kp इज इक्वल पी CO2 ही होगा, और Kp का जो वैल्यू होगा वो इक्विलिब्रियम में CO2 का प्रेशर होगा। ओके, और इनिशियल कंडीशन में जो मुझे प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट हैपेंस व्हेन द इनर्ट गैस इन एडेड टू द इक्विलिब्रियम कीपिंग वॉल्यूम अनचेंज। ओके, वॉल्यूम को अनचेंज रखते हुए अगर मैं इनर्ट गैस को ऐड करते जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि इनर्ट गैस को ऐड करने से उसका जो टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर तो बढ़ेगा, वो बात फाइनल है, लेकिन उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो रिमेन्स सेम रहेगा। और पार्शियल प्रेशर अगर सेम रहेगा तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन से आंसर बन जाएगा इक्विलिब्रियम विल बी रिमेन अनचेंज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 57 में क्या दिया है, K1, K2 एंड K3 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, और मुझे द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ओके, इन सभी के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है, तो जो आगे सवाल सॉल्व किया उसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप। कि देखिए फर्स्ट वन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है K1, सेकंड का क्या है K2 और थर्ड का क्या है K3। ओके, अब देखिए फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे ये है कि फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करने से सेकंड रिएक्शन बन रहा है, तो K2 क्या हो जाएगा, तो K2 इज इक्वल टू 1/K1 हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई, राइट। ओके, अब सेकंड वन कंडीशन कि अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन में क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट रिएक्शन को पहले तो उल्टा किया है, और सेकंड वन कंडीशन उसको ये 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे ये केवल O2 है। ओके, तो यहाँ पे NO2 1/2 N2 प्लस O2 ही है। ओके, तो इस रिएक्शन को फर्स्ट वन रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं निकाल देता हूँ, 2O2 2NO2। अब थर्ड रिएक्शन क्या दिया मुझे, NO2 गिव्स 1/2 N2 प्लस क्या हो जाएगा O2। ओके, तब देखिए इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, तो K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/K1। इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, तो K1 की क्या हो जाएगी 1/2। ओके, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, K1 इज इक्वल टू 1/√K3, K3 का स्क्वायर, ये तो अंडर रूट हुआ। अब ये इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ K3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये अंडर रूट की बात नहीं होगी, क्योंकि इसका अगर मैं अंडर रूट निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे अभी रिलेशन क्या हुआ सभी के बीच में, तो पहली बात तो ये है कि K2 इज इक्वल टू 1/K1 हुआ। ओके, और K3 इज इक्वल टू क्या हुआ 1/K1 की 1/2 पावर, यानी कि वो अंडर रूट में, लेकिन मुझे अगर K1 निकालना है कंपेयर करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/K3 का स्क्वायर। तो सभी को अगर मैं कंपेयर करूँ तो फर्स्ट का होगा K1 इज इक्वल टू 1/K2 इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा K3 स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा बी, K1 इज इक्वल टू 1/K2 इज इक्वल टू 1/K3 स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 85, फॉर द इक्विलिब्रियम 2H2O gives H3O plus OH minus and value of delta G0 at 298 Kelvin approximately किलो जूल पर मोल में मुझे डेल्टा जी का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे रखा है, क्योंकि H2O का जो है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका KSP जितना हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए KEQ में बोलूँ उसको, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके लिख सकता हूँ, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू H3O प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। ओके, H2O लिक्विड फॉर्म में, तो इसके लिए लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे 298 केल्विन पे H3O प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है, OH माइनस का भी 10⁻⁷ होता है। तो यहाँ से दोनों मिलके हो जाएगा 10⁻⁴। तो मुझे K इक्विलिब्रियम का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब डेल्टा जी का फॉर्मूला हमारा है
डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब देखिए सभी का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। -2.303 R का वैल्यू मुझे दे रखा है। ओके, R का वैल्यू मुझे दे रखा है यहाँ पे 8.3। ओके, T का वैल्यू क्या हो जाएगा? T का वैल्यू 298 केल्विन। ओके, और log 10 क्या हो जाएगा? -14। इसको मैं अगर क्लियर करूँ तो 2.303 क्रॉस 8.3 क्रॉस 298 -40 आ गया तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा -40 से प्लस बन जाएगा +14। ओके, लेकिन इसको माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, लास्ट में बचेगा log 10। ओके, तो कुल मिलाकर ये माइनस है और ये माइनस है, तो आंसर हमारा टोटल मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो टोटल इसका सम करेंगे तो आंसर मिलेगा 80 किलो जूल पर मोल। ओके, तो देखिए 2.303 ये फॉर्मूला है डेल्टा जी फाइंड करने का, डेल्टा जी नॉट फाइंड करने का। 2.303, आर का वैल्यू 8.3 है, टी का वैल्यू 298 केल्विन है। 10⁻⁻40 को हमने के इक्विलिब्रियम फाइंड किया है। -40 लॉग से बाहर आने का तो ये हो जाएगा -40 है, तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। टोटल आंसर हमारा पॉजिटिव में मिलेगा और एनर्जी हो जाएगा 80 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम। तो हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ओके, तो अब जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो के का वैल्यू 1 से ज़्यादा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सभी में आप कंपेयर करते हैं, इसमें 1 से कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इससे ज़्यादा इसमें, इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी और रिएक्टेंट कम होगा। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 60, which of the following condition will favorable maximum formation of the product in the reaction। एक रिएक्शन दे रखा है जिसके अंदर में बोला है कि कौन सी कंडीशन में प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने वाली है। तो इसमें भी हमें ले सेटरल प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके, तो ये अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर मुझे कम रखना पड़ेगा। ओके, और सेकंड वन कंडीशन कि अगर प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा बनाना है तो देखिए मैं मोल देख लेता हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मोल? 2, प्रोडक्ट कितना मोल? 1। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, ओके, तो रिएक्शन क्या करेगा? प्रेशर कम करने के लिए ट्राई करेगा, और प्रेशर कम किस तरफ होगा? जहाँ मोल कम होंगे उस तरफ। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के 2 मोल और प्रोडक्ट का 1 मोल, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि मोल कम होने से प्रेशर कम होगा। ओके, तो अगर प्रेशर बढ़ाऊँ मैं और टेम्परेचर कम करूँ तो रिएक्शन के दौरान मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट वन कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 61 में हमें क्या दे रखा है? 61 में बोला है कि फॉर द इक्विलिब्रियम ए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बी ही वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ द फॉरवर्ड ए एंड रिवर्स बी रिएक्शन विच टाइम गिवन बाय। ओके, इक्विलिब्रियम में कौन सा ग्राफ ठीक है? तो देखिए इक्विलिब्रियम के दौरान फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। ओके, तो कौन से ग्राफ में इक्वल बन रहा है? तो देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। ओके, इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे रेट इक्वल है दोनों का, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इक्वल है, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम शो करेगी। ओके, तो आंसर बन जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर विच द चेंज इज एंथैल्पी इन पॉजिटिव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो कौन सा जो चेंज है वो इस रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करने वाला। तो देखिए किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए अगर चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो आपने जो चेंज किया उसके विपरीत साइड में रिएक्शन उसका इफेक्ट दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट को ऐड किया है
तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि उसको रिएक्टेंट कम करना है। ओके, अगर आपने रिएक्टेंट कम किया है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि उसको रिएक्टेंट बढ़ाना है। तो इस तरीके से इससे तो इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वन कंडीशन, चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए, अगर मोल चेंज नहीं हो रहे हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मोल चेंज हो रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 3 और प्रोडक्ट के कितने हैं? 2। तो मोल अगर चेंज हो रहे हैं तो प्रेशर से इफेक्ट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, चेंज इन टेम्परेचर। ये एंथैल्पी पॉजिटिव है, यानी कि ये रिएक्शन के दौरान हम एनर्जी उसको दे रहे हैं तभी जाके ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो चेंज टेम्परेचर करेंगे तो भी इसको इफेक्ट होने वाला है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस से इक्विलिब्रियम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, इक्विलिब्रियम आने का जो टाइम है वो फास्ट हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि कैटालिस्ट ना तो आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और ना तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। लेकिन इस इक्विलिब्रियम आने का जो टाइम है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या दे रखा है? द कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन 2SO2 plus O2 2SO3 enthalpy changes minus 190 kilojule, the number of factor which will increase yield the SO3 equilibrium from the following। ओके, कौन से चेंज करूंगा तो मुझे SO3 का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलने वाला है। तो देखिए, SO3 ज़्यादा कब मिलेगा? पहले तो ये देख लीजिए, ये रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर रिलीज हो रहा है। ओके, टेम्परेचर, ये रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर है वो मतलब एनर्जी वो रिलीज हो रही है। ये कंडीशन के दौरान आप उसको अगर टेम्परेचर कम करेंगे, क्योंकि खुद रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, और अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो आप उसका टेम्परेचर जितना कम रखेंगे उतना हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाने वाला है। तो फर्स्ट वन कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं, ये तो गलत होगा। ऐसा करने से SO3 का कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, इंक्रीजिंग इन प्रेशर। तो देखिए, प्रेशर में बढ़ाओ तो रिएक्शन हमारा प्रेशर, ओके, हमने क्या किया, इंक्रीजिंग प्रेशर, तो रिएक्शन क्या करेगा, प्रेशर कम करने का ट्राई करेगा। प्रेशर कम कब होगा? जब मोल कम होंगे। तो यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट के मोल कितने? 3 और प्रोडक्ट के मोल कितने? 2। तो अगर प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन प्रेशर कम करना चाहता है, तो जहाँ मोल कम होंगे उस तरफ, उस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल कम है तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक ठाक है। एडिंग मोर SO2, देखिए किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर अगर आप रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, तो ये भी ठीक ठाक है। एडिंग मोर O2, यस, वो भी रिएक्टेंट है तो उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो आगे वाले सवाल में देख लिया। तो कितने स्टेटमेंट है जो SO3 का प्रोडक्ट इंक्रीज करने में सपोर्ट करने वाला है? तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट उस तरीके से है। ओके, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 64। For the given hypothetical reaction, the equilibrium constant as follow। x से जो y बना उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे रखा है K1 इज इक्वल टू 1, K1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन कंडीशन में y से जो z बना उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 2। थर्ड वन z से जो w बना उसका जो K3 है वो मुझे दे रखा है 4। अभी क्या बोला कि अगर मैं x से w बनाऊँ तो इसका कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो देखिए, इन सब का सम कर ले तो x से क्या हो जाएगा, w। अगर रिएक्शन का आप सम कर रहे हैं तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, K1 क्रॉस K2 क्रॉस K3 इज इक्वल टू K डैश। तो K डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 4। आंसर हमारा बन जाएगा 8। ओके, तो यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा 8। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन 65 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। ओके, फिर से वही बात, Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kc RT की डेल्टा Ng पावर। ओके, अब डेल्टा N कितना होना चाहिए, 0, तब जाके Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kc। हमें क्या बोला है, नॉट इक्वल।
तो देखिए इसमें क्या है डेल्टा एन 0, इसमें भी क्या है डेल्टा एन 0, इसमें भी क्या है डेल्टा एन 0, इसमें डेल्टा एन कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इक्वल नहीं होने वाले, तो आंसर बन जाएगा डब्ल्यू। ओके, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 66। A vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Sum of CO2 is converted into CO on addition of graphite. If total pressure at equilibrium is 0.8 atm, then Kp. ओके, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि CO2 को एक वेसल में ले रखा है, उस टाइम उसका प्रेशर 0.5 atm है, फिर उसमें ग्रेफाइट ऐड किया है, तो यहाँ से बन जाएगा 2CO। फिर लास्ट कंडीशन में टोटल प्रेशर बन रहा है 0.8। तो देखिए शुरू में जो T इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो प्रेशर है वो केवल और केवल किसका होगा, CO2 का, ये तो सॉलिड है। ओके, तो इसका प्रेशर कितना मिला मुझे 0.5। ओके, अब क्या हुआ, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, तो टोटल प्रेशर मुझे 0.8 दे रखा है, तो मैं यहाँ से ये फाइंड कर सकता हूँ कि इसका प्रेशर कितना कम होगा, 0.5 माइनस एक्स, तो इसका कितना बन जाएगा 2x। ओके, और अब दोनों का प्रेशर मिल के कितना हो रहा है 0.8, तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये क्या होगा, टोटल प्रेशर 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8। तो ये क्या बना 0.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 माइनस 0.5, तो यहाँ से x कितना मिला मुझे 0.3। तो देखिए अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ मैं, तो CO का प्रेशर मिलेगा मुझे, और यहाँ पुट करने से CO2 का मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि 0.5 माइनस 0.3, तो इसका बच जाएगा कितना 0.2, 2 मल्टीप्लिकेशन 0.3, तो यहाँ से बन जाएगा 0.6। अब मैं Kp का फॉर्मूला लगाऊँ, Kp का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइड रिएक्टेंट का, तो Kp इज इक्वल टू P ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइड CO2, P ऑफ CO2। चलो CO का प्रेशर कितना मिला 0.6 प्लस 0.6 स्क्वायर है, और P ऑफ CO2 कितना है 0.2। ओके, इसका सम मतलब इसका कैलकुलेशन करें तो इसका आंसर कितना बन रहा है, Kp का वैल्यू, Kp का आंसर यहाँ से बन जाएगा 1.8 atm, 1.8 atm, 3 क्रॉस 0.6 यानी कि 1.8 atm आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से आंसर मिलेगा मुझे 1.8 atm। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब IUPAC नाम की बात चर्चा कर लेते थोड़ी बहुत। द IUPAC नाम ऑफ गिवन कंपाउंड दे रखा है, उसका IUPAC नाम फाइंड करना है मुझे। तो देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है CHO भी है और OH भी है, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में CHO फर्स्ट आता है, तो यहाँ से मैं शुरू कर दूंगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब फर्स्ट वन साइड ब्रांच का नाम लिखने जा रहे हैं, ये है हाइड्रोक्सी, तो इसका H आएगा, ये है मिथाइल, तो इसका M आएगा। फर्स्ट वन लिखना है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल, अल्डिहाइड का जो सफिक्स है वो नाल लगेगा, आल लगेगा, यानी कि नाम बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल। ओके, चलो नेक्स्ट वन, द IUPAC नाम ऑफ सक्सेनिक एसिड, तो जो कॉमन नेम थे उसमें ओम्स गैप्स वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 0 यानी कि कोई CH2 बीच में नहीं है, यहाँ पर 1 है, सक्सेनिक एसिड में 2 है, तो इसका मैं फॉर्मूला बनाऊँ COOH, CH2 और COOH, ये हुआ सक्सेनिक एसिड। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4। ओके, 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, 68 में हो जाएगा 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। द कंपाउंड विच इज 1 आइसो ग्रुप। ओके, किसमें एक आइसो ग्रुप प्रेजेंस है, तो लास्ट टू सेकंड 1 कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम आइसो बोलेंगे, और लास्ट टू सेकंड पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको हम नियो बोलेंगे। तो यहाँ से सभी का स्ट्रक्चर बना के हमें चेक करना पड़ेगा किसमें एक आइसो ग्रुप प्रेजेंस है।
तो देखिए फर्स्ट वन मुझे दे रखा है कि भाई 2233 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन है 1 2 3 4 एंड 5। 2 पर भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, तो ये आइसो है नहीं, इसमें आइसो अवेलेबल नहीं है। 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 एंड 5 3, तो ये भी आइसो नहीं है। ओके 2 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 एंड 5, 2 पर मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तो ये भी आइसो नहीं है। ओके और लास्ट वन 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 एंड 5, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, तो यस वन दे आइसो पेंटाइल। ओके तो ये बन जाएगा आइसो पेंटेन। सर इसका नाम तो होगा आइसो हेक्सेन, लेकिन इसमें आइसो ग्रुप प्रेजेंस है वो मालूम पड़ जाएगा। क्लियर? ओके नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 70। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंस इन पेंट 1 in 4-ine, पेंट 1 in 4-ine दे रखा है मुझे 1 2 3 4 एंड 5। ओके 1 पर इन है, ये डबल बॉन्ड हुआ, 4 पर आइन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ। मुझे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को गिनना है, तो जितने भी वैलेंसी बाकी रहते हैं उसको हाइड्रोजन से फुल फिल कर लेना है, तब जाके सिग्मा बॉन्ड क्लियर कर पाएंगे आप। एच और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच। अब देखिए हम देख लेते हैं उसको, पाई बॉन्ड कितने 1 and 2 and 3। ओके तो यहाँ पे 3 5 बॉन्ड है, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा हमारा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड को भी देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। द IUPAC नाम ऑफ कंपाउंड शो बिलो। ओके तो IUPAC का सीक्वेंस इस तरीके से है कि अगर कोई डॉन प्रेजेंस है तो उसको नंबर फर्स्ट 1 देना है, फिर बॉन्ड को देना है, फिर साइड ब्रांच को देना है और फिर ABCD के मुताबिक जाना है। ओके तो यहाँ पे तो कोई डॉन नहीं है, बस जो भी है वो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, साइड ब्रांच ही है। तो बॉन्ड को देखना है पहले, बॉन्ड को मिनिमम यहाँ से आने वाला है, तो 1 2 एंड 3। ओके तो देखिए 1 पर क्लोरो है, 3 पर ब्रोमो है, लेकिन लिखने का तरीका फर्स्ट 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। ओके तो इसका IUPAC नाम बन जाएगा उस तरीके से 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 72 में दे रखा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन IUPAC सिस्टम इन नोमेनक्लेचर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर का फॉर्मूला मतलब जो ऑर्डर है वो हमें मालूम है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, फिर SO3H, फिर CONH2 और फिर CHO, तो ये आंसर बन जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिया उसमें एक फंक्शनल ग्रुप गिवन में से नहीं है, वो कौन सा होगा वो फाइंड करना है हमें। तो देखिए ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, तो कीटोन, ये कौन सा हो जाएगा तो एमाइड। ओके ये कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एस्टर। ओके लेकिन इसमें सॉरी ये कौन सा हो जाएगा एस्टर, जी हाँ। और ईथर ग्रुप इसमें प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि ईथर में क्या होगा ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिनिमम एक एक कार्बन होना जरूरी है। क्लियर? ओके तो आंसर ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट वन कंडीशन क्वेश्चन नंबर 74 द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मुझे दिया है एसिड एलाइड और सेकंड वन मुझे दिया है एस्टर। दोनों में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा तो एस्टर का। तो एस्टर के नाम नोमेनक्लेचर में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिख देना है, तो इसका नाम तो हो जाएगा इथाइल। अब ये जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसका नंबर 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर? ओके तो 2 पर क्या होगा कार्बोनाइल क्लोराइड, 2 पर कार्बोनाइल क्लोराइड है। ओके और ये बेंजीन है तो बेंजेनोएट बोल सकते हैं आप, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट बोल सकते हैं, लेकिन हेक्सेन तो नहीं है, ये तो बेंजीन है, तो बेंजेनोएट बेंजोएट हो जाएगा। क्लियर? ओके नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं द IUPAC नाम ऑफ द फॉलोइंग। इसका IUPAC नाम मुझे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे दो टेंडेंसी है,
लोएस्ट नंबर बनना चाहिए उस तरीके से। तो यहाँ से मैं शुरू करूँ 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से अगर नंबर दूँ मैं तो इसका सम हो रहा है 1 2 3 और 5, टोटल मिल के 1 + 2 + 3 और +5, ओके 11 हो जाएगा। अगर इस तरफ से नंबरिंग दूँ तो मैं क्लोरीन को फर्स्ट वन दूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो फिर भी वही बात 1 2 3 एंड 5। तो यहाँ भी अगर नंबर सेम हो रहे हैं तो मुझे किसको देखना है, ABCD को देखना है। तो यहाँ पे क्लोरीन का और आयोडीन का ही किसको फर्स्ट वन प्रेफर करना है, क्लोरीन को। तो यहाँ से ये जो ब्लैक वाला नंबरिंग वो सही हो जाएगा। तो क्या होगा 2 पर ब्रोमो, 1 पर क्लोरो और 5 पर फ्लोरो और 3 पे आयोडो और फिर बेंजीन। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा। क्लियर। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड दे रखा उसका IUPAC नाम फाइंड करना है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में दोनों जो ब्रांच है उसको इस तरीके से बोल देना, ये कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, यानी कि इथेन की तरह है, और ये 3 कार्बन है। तो नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितने sp2 कार्बन प्रेजेंस है और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो बेंजीन रिंग है उसके हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होने वाला है, और फिर यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो एस्टर है। तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग O और फिर यह हो जाएगा CH3। ओके, तो अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइज कितने हैं, पहले पाई बॉन्ड को गिन लेते हैं। पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6। तो पाई बॉन्ड का नंबर आ रहा है 6, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 6। ओके, अब sp2 कार्बन, तो ये 1, ये sp2 है, ये sp2, तो ये तो 6 sp2 हो गए। ये sp है तो ये नहीं मान सकते, ये sp है, ये sp2 हो जाएगा तो 7, 6 बेंजीन रिंग के और एक कार्बोनिल कार्बन का, तो टोटल मिलके 7 हो जाएंगे। तो आंसर बन जाएगा 7 एंड 6। इन मॉलिक्यूल्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। इन सभी कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, इसका क्या होगा sp, ये क्या होगा sp2, और ये लास्ट वन क्या हो जाएगा sp3। तो आंसर हमारा बन जाएगा चेन्नई, sp2 sp sp2 और sp3। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 होगा। इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने, 2, इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने 3, और इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने 4। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या मान लेना है, लोन पेयर। अगर नंबर 2 आए तो क्या होगा sp, अगर 3 आए तो क्या होगा sp2, अगर 3 आए तो क्या हो जाए, सॉरी 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2 और 4 आए तो क्या हो जाएगा sp3, इस तरीके से। ओके, चलो नेक्स्ट वन 79, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ HOCN2। ओके, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या कंडीशन होती है कि भाई कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको दिखाना है, लेकिन कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और कार्बन के अलावा कोई भी एटम है उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है तो दिखाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो उसको दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ठीक ही फॉर्मूला बताया है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो वो है ही नहीं OHCN2। ओके, ये हाइड्रोजन दिखाया है तो ये भी नहीं हो सकता, ये ठीक है आंसर। तो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फर्स्ट वन रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। फिर सेकंड वन कंडीशन टर्मिनल ग्रुप इन दी सेम प्लेन होने चाहिए, और लास्ट वन एंड ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते, इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंस है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, एक पॉइंट, सभी में रोटेशन तो एब्सेंट ही है।
तो टर्मिनल ग्रुप इन दी सेम प्लेन ही होने वाला है। तो एंड ग्रुप देख लेते हैं, यहाँ पे H और CH3, यहाँ पे H और CH3, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। क्लियर। विच इज़ नॉट फाउंड इन अल्कीन। अल्कीन में क्या पॉसिबल नहीं है? तो देखिए, अल्कीन में चेन आइसोमर बन सकता है, अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है, अल्कीन में मेटामर नहीं बन सकता क्योंकि वो एक फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते। तो मेटामर की डेफिनेशन में हम इस तरीके से मानते हैं कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो डायवैलेंस या ट्राइवैलेंट हो और उसके जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो चेंज हो जाए तो उसको मेटामर बोल देंगे। तो ये पोजीशन भी शो करेगा, लेकिन मेटामर आइसोमर ये अल्कीन शो नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 82। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो बाय। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक तो पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हो सकता है और सेकंड वन रिंग में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या शर्त दे रखी है कि उसके 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो उसको देख लेते हैं कि क्या इस रिंग के 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है। नहीं, हर एक रिंग में एक एक sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है, H और CH3। तो फिर डबल बॉन्ड को चेक कर लो, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। इसके बाद 2 हाइड्रोजन हो गए तो ये नहीं शो करता, ये नहीं शो करेगा। यहाँ पे इस कार्बन के पास तो एक हाइड्रोजन और एक Cl है, डिफरेंट ग्रुप अवेलेबल है, लेकिन इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट जो साइक्लोहेक्सेन का वो इक्वल हो जाएगा, तो ये भी शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक कदम पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन अकेला है, तो लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो देखिए, यह रोटेशन भी एब्सेंट है, टर्मिनल ग्रुप सेम प्लेन में और डिफरेंट ग्रुप H और Cl, और यहाँ पे ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट हो गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ओके, नेक्स्ट वन कीटोइनोल टोटोमेरिज्म इन फाउंड इन। कीटोइनोल के लिए क्या चाहिए? तो कार्बोनिल कार्बन के पड़ोसी जो होता है उसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के पड़ोसी अल्फा, उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंस है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, तो ये ज्योमेट्रिकल ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म दिखाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी अगर कंडीशन देखें तो ये कार्बोनिल कार्बन का जो पड़ोसी है उसके पास क्या प्रेजेंस है? अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी कीटोइनोल टोटोमेरिज्म दिखाएगा। तो आंसर हमारा जाएगा बॉम्बे एंड चेन्नई। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। कौन सा टोटोमेरिज्म दिखाएगा? तो मैंने आगे बताया उसी तरीके से कि टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए क्या शर्त थी कि भाई कार्बोनिल कार्बन के पास वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3, और उसके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन तो अवेलेबल होना ही चाहिए, तब जाके ये कीटोइनोल शो कर सकता है, और इसको हम बोलते थे टोटोमेरिज्म। ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन, लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि अगर फ्यूज कार्बन है उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो दे सकता है, वो डबल बॉन्ड बना सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 पॉसिबल है। लेकिन अगर ब्रीच रिंग के अंदर अगर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंस है और उसके पास अगर इस हाइड्रोजन को इन्वॉल्वमेंट लेना है तो ये नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि ये ब्रीच का कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन, ये दोनों ही अल्फा कार्बन ब्रीच के, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये अल्फा ब्रीच का है लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ब्रीच का है लेकिन इसके पास एक कार्बन ऐसा है जो अल्फा हाइड्रोजन उसके पास 2 है, तो ये शो कर सकता है। तो ओनली 3 में टोटोमेरिज्म शो होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 85 में दे रखा है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि DU डज अ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ओके, तो इसका फार्मूला हम लगा देते कि DU इज इक्वल टू 2C+2 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, डिवाइड क्या कर लेते थे? 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन दे रखे हैं? C6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस क्या करूँ 2। ओके, माइनस हाइड्रोजन कितने दे रखे? हाइड्रोजन कितने हैं? 12, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। ओके, और डिवाइड क्या कर दूँ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 86। इन द मॉलिक्यूल्स
CH3C triple bond C, CH double bond CH2, the maximum number of carbon atom arranged in linearly. ओके, एक ही लाइन में कितने कार्बन अवेलेबल है इस कंपाउंड के अंदर, वो हमें फाइंड करना है। देखिए लाइनर स्पेस तब होगा जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ओके, और sp के साथ जुड़ा जो भी एटम होगा वो उसी प्लेन में होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन हुई कि ये CH3 बॉन्डिंग C, ये ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्डिंग CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp, इसका भी क्या हुआ sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसके साथ जो कार्बन CH3 के फॉर्म में जुड़ा है वो उसी प्लेन में होने वाला है, और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड और ये कार्बन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp तो इसके साथ जो ये CH जुड़ा है वो उसी प्लेन में होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट वन कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अब ये जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन और CH2 वो भी एक प्लेन में होने वाले नहीं है। तो हम इस तरीके से इसको मान सकते हैं, ये H हो जाएगा और ये हो जाएगा इसके पास जुड़ा हुआ, ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वही डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2। ओके, तो देखिए कितने एटम एक ही प्लेन में है, ओके एक ही लाइन में है। तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं। ओके, तो आंसर हमारा जब बन जाएगा 4। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें फाइंड करने हैं। देखिए पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी कि भाई साइक्लोहेक्सेन की 1 और 4 पोजीशन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी है Cl और यहाँ भी Cl है। ओके, तो इसका मैं 2 आइसोमर बना सकता हूँ। एक कंडीशन तो उस तरीके से कि दोनों ही Cl बाहर की ओर जा रहे हैं, जैसे कि हमारी ओर आ रहे हैं दोनों Cl, या दोनों अंदर जा रहे हो, एक कंडीशन बन जाएगी। और सेकंड वन उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाए जैसे कि एक क्लोरीन वेज पर बन जाए और दूसरा क्लोरीन डैश पे बन जाए, एक ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है और एक उसके अगेंस्ट जा रहा है, जैसे कि ये बन जाएगा Cl। तो इसके 2 आइसोमर बनने वाले हैं 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के। आंसर बन जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए जो कंडीशन है वो हमें मालूम है। फर्स्ट वन कंडीशन कि रोटेशन एब्सेंट होने के लिए डबल बॉन्ड भी हो सकता है और रिंग भी हो सकती है। रिंग के अंदर 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट एटम होने से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ओके, और सेकंड वन कंडीशन, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड की वजह से तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं हो सकता कि जब तक उसमें 7 मेंबर से ज़्यादा ना हो जाए। और नेक्स्ट वन कंडीशन कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड के अंदर आप देखें तो यहाँ पे रोटेशन एब्सेंट है और टर्मिनल ग्रुप इन द सेम प्लेन भी है और इसके साथ जुड़े दोनों ग्रुप सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। इसके साथ जुड़े ग्रुप भी सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। इस कार्बन के साथ जुड़े दोनों इथाइल है तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करने वाला। लेकिन इस रिंग के 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप अवेलेबल है, जैसे कि इसके पास एक CH3 और एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक CH3 और एक हाइड्रोजन है। एक कंडीशन ऐसी बनेगी दोनों CH3 एक ही साइड में आ जाए और एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि CH3 एक अंदर जा रहा है और एक CH3 बाहर आ रहा है, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर बिकॉज एलिमेंट्स आर। ओके, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए। ओके, सेकंड वन उसका IUPAC भी सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से देखिए ये हॉरी वर्टी हॉरी हो जाएगा, ये हॉरी वर्टी हॉरी हो जाएगा, तो ये टर्मिनल ग्रुप इन दी सेम प्लेन तो है ही। ओके, यहाँ पे दोनों CH3 एक दूसरे के पास होंगे तो L1 डिस्टेंस कम होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे तो L2 डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो L1 कम है और L2 ज़्यादा है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और ये डिस्टेंस एरियल डिस्टेंस चेंज होने की वजह से ही उनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें चेंज आने वाला है। ओके, और लास्ट वन सवाल क्वेश्चन नंबर 90, जो हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है और उसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें फाइंड करना है।
तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए हमारे पास फॉर्मूला उस तरीके से है। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो 2n हो जाएगा, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, वो कैसे मालूम करें? दोनों ओर से आयुपेक बना है, सेम बन रहा है, तो ये सिमेट्री हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करें तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? तो ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यानी कि टोटल मिला के 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ओके, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2n-1 प्लस 2n/2-1। n इज इक्वल टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, कितने मिले हमें यहाँ पे 2, तो ये फॉर्मूला में लगाओ 2^-1 प्लस 2^2/2-1, ये हो जाएगा 2^1 प्लस ये हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 2^2/2 यानी कि 1 1 - 1 0, यानी कि यहाँ से कंडीशन 1, 2^1 यानी कि 2 + 1 यानी कि आंसर मिलेगा मुझे 3। ओके, तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो पॉसिबल है वो कितने बन जाएंगे? 3। ओके, तो 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 3। ओके, चलो, थैंक यू।